दोस्तों, आज संसद में जो हुआ वो देश ने पहले कभी नहीं देखा था। एक तरफ देश के गृह मंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो बोलते हैं तो आतंकवादी थर-थर कांपते हैं। दूसरी तरफ यही मंत्री जी संसद परिसर तक तो आ गए, संसद के गेट के अंदर भी घुस गए, लेकिन जैसे ही उस हॉल की तरफ कदम बढ़ाया जहां असल बहस चल रही थी, वहां से चंद कदम पहले ही यू टर्न ले लिया और अपने कमरे में जाकर के बैठ गए। सोचिए जरा, जो व्यक्ति दुनिया भर के आतंकवादियों को धमकाने का दावा करता है वो अपने ही सांसदों के सवालों का सामना नहीं कर पा रहा है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया में कहलवाता है कि मैं 56 इंच के सीने का हूं, वो अपने ही संसद के हॉल में जाने से घबरा रहा है। और उधर विपक्षी सांसद खुली हवा में नारे लगा रहे हैं कि देखिए कैसे मंत्री जी कमरे में जाकर के छिप गए, कैसे थोड़े कदम चलते ही उनके पांव कांप गए, कैसे 17-18 दिनों की तैयारी का दावा 1 मिनट में हवा हो गया। ये तस्वीर आज देश के सामने है और ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को खोल करके आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, बात 20 जुलाई से शुरू हुई थी। इसी दिन दो घटनाएं एक साथ हुई। पहली, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और दूसरी, इसी दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर बर्बर लाठियां चार्ज हुई, बच्चों की खोपड़ी फोड़ी गई, महिलाएं छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, 200 से ज्यादा नौजवानों की आंखों में पैलेट गन के छर्रे लगे, कईयों की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा है। यह सब हुआ, पूरे देश ने देखा, सोशल मीडिया पर वीडियोस फैल गए, हर संवेदनशील व्यक्ति सन्न रह गया और यहीं से एक मांग उठी। मांग ये कि गृह मंत्री सदन में आइए, बताइए कि पुलिस को ये आदेश किसने दिया, बताइए कि नेम प्लेट के बिना वर्दी वाले पुलिस वाले कैसे उतर गए, बताइए कि सादे कपड़ों में गुंडे कैसे शामिल थे, बताइए कि पैलेट गन क्यों चलाई गई, बताइए कि छात्रों के साथ बदसलूकी क्यों हुई। इन सारे सवालों का जवाब कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ गृह मंत्री दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके ही मंत्रालय के अधीन आती है। लेकिन जवाब की जगह सिर्फ चुप्पी मिली। 17-18 दिन बीत गए, सत्र अपने आखिरी पड़ाव में है, लेकिन गृह मंत्री सामने नहीं आए। हर दिन विपक्ष सदन में नारे लगाता है, हर दिन तख्तियां उठती है, हर दिन एक ही गूंज गूंजती है और हर दिन सत्ता पक्ष उसी पुरानी बहानेबाजी में उलझा रहता है। इसी बीच सरकार ने एक बहुत चालाक चाल चली थी। सरकार ने झारखंड में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जिससे उसे संसद में जवाब देने का बहाना मिल जाए। कैसे? देखिए, झारखंड में विधानसभा का घेराव कराया गया। इसकी तारीख जानबूझ करके संसद सत्र खत्म होने के ठीक 3 दिन पहले रखी गई। इस घेराव में ऐसे तत्व शामिल कराए गए जो असल में छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। भाजपा से जुड़े छात्र संगठन के लोग, कुछ बगावती तत्व, कुछ ऐसे लोग जिनका मकसद ही था कि आंदोलन को हिंसक बनाया जाए, और वही हुआ। पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बस सरकार को वो संजीवनी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। अब सरकार का प्लान ये था कि अमित शाह 11 अगस्त को संसद में आएंगे, थोड़ी देर बोलेंगे, जंतर मंतर की बर्बरता पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस झारखंड की घटना को हथियार बनाएंगे, कहेंगे कि देखिए विपक्ष के इशारे पर वहां भी हिंसा हो रही है, पूरा ठिकरा राहुल गांधी पर फोड़ेंगे और निकल लेंगे, जंतर मंतर का सवाल गोल कर देंगे, छात्रों की बर्बरता का हिसाब गोल कर देंगे, पैलेट गन का जवाब गोल कर देंगे, बदसलूकी के आरोप गोल कर देंगे। यही सारी योजना थी, बहुत ही चतुर योजना। सरकार को लग रहा था कि इस चाल से एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं, लेकिन योजना जब कागज पर बनती है तो सुंदर लगती है, जमीन पर उतरते ही मुंह के बल गिर जाती है। और यही हुआ आज। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने पहले ही मिनट में सवाल दागा कि कल आप लोगों ने ऐलान किया था कि गृह मंत्री आ रहे हैं, कहाँ है गृह मंत्री, लाइए हमारे सामने पेश कीजिए। लेकिन गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे थे, जिन्होंने कल गला फाड़ फाड़ करके घोषणा की कि शाह जी आएंगे। वो आज एक शब्द नहीं बोल रहे थे, जैसे मुंह में ताला लग गया हो। और उधर विपक्ष का हंगामा बढ़ता जा रहा था। इस पूरे नाटक में सबसे मजेदार भूमिका निभाई स्पीकर ओम बिरला ने, जिन्हें पिछले सालों से लगातार सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करते हुए देखा गया। आज वो विपक्ष पर ही बरस पड़े, नसीहत देने लगे कि देश देख रहा है, तख्तियां उठाना संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, संवाद और चर्चा से समाधान निकालना चाहिए। भाषण अच्छा था, शब्द चुने हुए अच्छे थे, लेकिन यह पूरा भाषण उस पर लागू होता है जिसने 17 दिनों से जवाब नहीं दिया। ये पूरा भाषण उस पर लागू होता है जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं, स्पीकर जी की नज़र सिर्फ विपक्ष पर टिकी थी, सत्ता पक्ष के गायब गृह मंत्री पर नहीं। और जब बात नहीं बनी तो वही पुराना रामबाण, सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। ये तो वैसे हुआ जैसे बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमार को ही सुला दिया जाए। समस्या वहीं की वहीं रहती है, बस दिखावे के लिए कह दिया गया कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन असली कहानी तो सदन के बाहर हो रही थी। जब सत्ता पक्ष के सांसदों को समझ आ गया कि गृह मंत्री नहीं आ रहे
रहे हैं तो उन्होंने पूरी बेशर्मी से पासा पलटने की कोशिश की। अपने ही मुख्य नेता की गैरहाजिरी को छुपाने के लिए वो संसद परिसर में मार्च निकालने लगे, नारे लगाने लगे। किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ। जो जवाब गृह मंत्री को देना था उसकी मांग वो राहुल गांधी से करने लगे। जो जवाबदेही अमित शाह की बनती थी उसकी मांग वो विपक्ष के नेता से करने लगे। ये कैसा उल्टा तर्क है, ये कैसी उल्टी सियासत है। जो कुर्सी पर बैठा है वो सामने नहीं आ रहा है और उसके सांसद उस व्यक्ति के खिलाफ नारे लगा रहे हैं जो सिर्फ सवाल पूछ रहा है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे किसी दुकानदार से हिसाब मांगा जाए और वो ग्राहक पर ही चढ़ जाए कि तू पहले अपना हिसाब दे। ये कैसा उल्टा व्यवहार है। लेकिन विपक्ष भी अब पहले जैसा नहीं रहा। जब मोदी शाह के सांसद परिसर में नारे लगाने लगे तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सामने से तख्तियां लेकर के आ गए, आंखों में आंखें डाल करके खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। अमित शाह जवाब दो, चंदा चोरो जवाब दो, छात्रों की बर्बरता का जवाब दो, बेटियों के साथ बदसलूकी का जवाब दो, जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाने वालों का जवाब दो, तुम्हें घसीट कर संसद तक लाएंगे, जवाब लेकर रहेंगे। ये तस्वीर पूरे देश ने देखी और इस तस्वीर ने साबित कर दिया कि अब विपक्ष चुप रहने वाला नहीं है, अब विपक्ष झुकने वाला नहीं है, अब विपक्ष हर सवाल का हिसाब मांगेगा और मांगता रहेगा। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के जो नेता सामने आए उनके बयान अपने आप में हास्यास्पद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गला फाड़ फाड़ करके कह रहे थे कि राहुल गांधी चर्चा से मत भागिए, हम तैयार हैं, सदन में जवाब देंगे, भागना मत, सुनना पड़ेगा। मंत्री जी ने कह दिया कि अब हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। बहुत अच्छा, बहुत जोरदार भाषण था, लेकिन इस पूरे भाषण में एक बुनियादी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी तो सदन में बैठे थे, वो कहीं भाग नहीं रहे थे, भाग तो अमित शाह रहे हैं। तो जेपी नड्डा जी को ये चुनौती अपने सहयोगी को देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अपने बॉस को कैसे चुनौती देंगे? इसलिए तीर वहां छोड़ते हैं जहां तीर की जरूरत ही नहीं होती। इसी तरह किरण रिजिजू साहब भी बहुत मुखर हैं, हर दिन बयान देते हैं कि गृह मंत्री तैयार हैं, जवाब देंगे, भागना नहीं है, डरना नहीं है, सुनना पड़ेगा। विस्तार से जवाब देने का तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना। भाई साहब कब सुनाएंगे, कब बुलाएंगे अपने गृह मंत्री जी को? बस तैयारी की घोषणा करते रहेंगे या कोई तारीख भी बताएंगे? जैसे परीक्षा हॉल के बाहर खड़े होकर के कोई परीक्षार्थी कहे कि मैं जवाब देने को तैयार हूं, बस अंदर नहीं जाऊंगा। ये कैसी तैयारी? ये तो सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है। यहां तो लोग हंसते हैं अपनी बातों पर। कब से तैयार हैं आप? 17-18 दिन से तैयार हैं। इतनी तैयारी में तो एक व्यक्ति पीएचडी की थीसिस लिख सकता है, लेकिन आप बस एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पंच राहुल गांधी ने कल मारा। जब उनसे झारखंड की घटना पर पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में कहा कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्र पर हिंसा हो, हम उसकी निंदा करते हैं, कहीं भी हो हम उसके खिलाफ हैं। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में। मतलब उन्होंने वो कह दिया जो देश का हर आम आदमी सोच रहा है। एक झटके में सारी बहानेबाजी की हवा निकाल दी, सारे दोगले तर्कों को जमीन पर पटक दिया। अब आते हैं उन सवालों पर जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। ये सवाल छोटा नहीं है, ये देश के भविष्य से जुड़े हुए सवाल है। पहला सवाल, 20 जुलाई को इतनी बड़ी तादाद में छात्र दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे, क्या इसकी खुफिया जानकारी सरकार को नहीं थी? और अगर थी तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? बल का प्रयोग क्यों करना पड़ा? दूसरा सवाल, दिल्ली पुलिस के जो जवान वहां तैनात थे उनकी वर्दी पर नेम प्लेट क्यों नहीं थी? कानून तो साफ कहता है कि हर पुलिस वाले की वर्दी पर उसकी पहचान लगी होनी चाहिए ताकि जनता ये जान सके कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन उस दिन नेम प्लेट गायब थी। क्यों?
ये सोचा समझा फैसला था या कोई भूल? और अगर भूल थी तो जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल, सादे कपड़ों में कुछ लोग भी छात्रों पर टूट पड़े थे, ये कौन थे? वर्दी नहीं थी, पहचान नहीं थी, फिर भी ये पूरी बर्बरता के साथ हिस्सा ले रहे थे। ये पुलिस थी या कोई और थी? अगर पुलिस थी तो सादे कपड़ों में क्यों? अगर पुलिस नहीं थी तो फिर कौन? और उन्हें वहां किसने बुलाया था? चौथा सवाल, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? पैलेट गन एक बहुत खतरनाक हथियार है, इसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता है, इसके स्पष्ट नियम है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चलाने की अनुमति कैसे मिली? किसने अनुमति दी? और आज 200 से ज्यादा नौजवान जिनकी आंखें खतरे में हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? पांचवा सवाल, छात्रों के साथ जो बदसलूकी हुई उसका जवाब कौन देगा? जो वीडियो सामने आए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। डंडों से जिस तरह से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर वार किया गया, ये मानवता के हर सिद्धांत का उल्लंघन है। ये कैसा पुलिसिंग है? ये कैसी कानून व्यवस्था है? और इसका जवाब देने की जिम्मेदारी सिर्फ गृह मंत्री की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन आता है। छठा सवाल, इन सब घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी क्यों है? एक शब्द भी नहीं, एक बयान भी नहीं, एक ट्वीट भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे देश के 200 बच्चों की आंखें खतरे में नहीं है, जैसे बेटियों के साथ बदसलूकी हुई ही नहीं है। ये चुप्पी अपने आप में एक अपराध है। सातवां, प्रधानमंत्री जो हर दिन इंस्टाग्राम पर रीलें बनाते हैं, जो हर दिन सुबह किसी न किसी विषय पर बयान देते हैं, जो हर रात अपने अनुयायियों से संवाद करते हैं, उनके पास इस मामले पर बोलने का समय क्यों नहीं है? बात यह है कि उन्होंने एक बार जंतर मंतर का नाम भी लिया था, लेकिन किसके लिए? एक 15 साल की मासूम बच्ची से माफ़ी मंगवाने के लिए। कहा गया कि हमारी बेटियां कैसी कैसी गालियां देती है, समाज कैसे बिगड़ रहा है, लेकिन जब उन्हीं बेटियों को पुलिस डंडे से पीट रही थी तब मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये कैसा दोहरा मापदंड है? बेटियों के व्यवहार पर तुरंत टिप्पणी, लेकिन बेटियों पर हुए अत्याचार पर चुप्पी। आठवां सवाल, सरकार का पूरा तंत्र गोदी मीडिया के जरिए ये कहलवा रहा है कि संसद के 1 मिनट का खर्च इतना है, 1 घंटे का इतना है। ठीक है, बात सही है, लेकिन खर्च क्यों बर्बाद हो रहा है? इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि गृह मंत्री सदन में आ नहीं रहे हैं। इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि पारदर्शिता से भागा जा रहा है। तो इस बर्बादी का जिम्मेदार विपक्ष कैसे हो गया? जिम्मेदार तो वो सरकार है जो जवाबदेही की बुनियादी शर्त को नकार रही है। इस पूरे परिदृश्य को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, सरकार ने इस पूरे सत्र को एक रणनीति के तहत चलाया है। रणनीति ये कि किसी भी तरह से जंतर मंतर का मुद्दा दब जाए, इसीलिए झारखंड का माहौल तैयार किया गया, इसीलिए अपने ही लोगों को वहां भेजा गया, इसीलिए हिंसा भड़काई गई, इसीलिए तारीखें ऐसी रखी गई कि आखिरी 3 दिनों में झारखंड की घटना को हथियार बना करके विपक्ष को घेरा जा सके। लेकिन इस पूरी रणनीति में सरकार भूल गई कि जनता अब जागरूक है, मीडिया के एक तरफा नैरेटिव पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती है, सोशल मीडिया पर हर पक्ष की बात पहुंच रही है, और सबसे बड़ी बात, विपक्ष अब उतना कमजोर नहीं है जितना पिछले कई सालों में हुआ करता था। अब विपक्ष सवाल पूछता है, अब विपक्ष जवाब मांगता है, अब विपक्ष सामने से टकराता है, और यही सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। एक बात यहाँ रुक करके सोचने वाली है, अगर गृह मंत्री सचमुच निर्दोष होते, अगर 20 जुलाई की घटना पर उनके पास ठोस स्पष्टीकरण होता, अगर वो साबित कर सकते कि पूरी बर्बरता एक अलग एजेंसी की गलती थी, उनकी नहीं, तो वो तुरंत सामने आते, शान से आते, सीना ठोक करके बयान देते, तालियां बटोरते, जनता का दिल जीतते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका सीधा मतलब यही है कि उनके पास जवाब नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि पूरी घटना उनकी जानकारी में हुई है। इसका सीधा मतलब है कि सामने आना उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए वो अपने कमरे में बैठ करके काम चला रहे हैं। इसीलिए संसद के गेट से अंदर आते हैं, लेकिन उस हॉल में नहीं जाते जहाँ असल बहस चल रही होती है। ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। ये चुप्पी 70 करोड़ वोटरों के सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान है। ये चुप्पी बताती है कि सत्ता कितनी डरी हुई है। ये चुप्पी बताती है कि जो लोग खुद को 56 इंच का बताते हैं, असल में वो कितने खोखले हैं। सत्र खत्म होने में अब 1-2 दिन बचे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आखिरी दिनों में सरकार कोई ना कोई ऐसा नाटक ज़रूर करेगी जिससे उसे बचने का मौका मिल जाए। शायद कोई नया मुद्दा उठाया जाएगा, शायद कोई आतंकी घटना का जिक्र किया जाएगा, शायद कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उछाला जाएगा। बस उद्देश्य एक ही होगा कि जंतर मंतर की बर्बरता का मुद्दा दब जाए। लेकिन विपक्ष अगर सजग रहा तो ये मुद्दा दबेगा नहीं। ये मुद्दा आने वाले चुनाव तक जीवित रहेगा। ये मुद्दा हर मंच पर उठेगा। ये मुद्दा हर सभा में गूंजेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना का मुद्दा नहीं है, ये पूरी सत्ता के चरित्र का मुद्दा है, और इसका जवाब देना ही होगा। कब देना होगा, कैसे देना होगा, ये अलग बात है, लेकिन देना होगा। इतिहास कभी सवालों को नहीं भूलता। जनता की यादाश्त अब पहले से बेहतर है, और वोट के दिन जब हिसाब होगा तो हर चुप्पी अपनी कीमत मांगेगी।
अब आप बताइए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि गृह मंत्री का इस तरह छिपना उनकी हार का सबूत है? क्या आपको भी लगता है कि 20 जुलाई की बर्बरता का जवाब सरकार को देना ही चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि झारखंड की घटना को हथियार बना करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष का ये नया तेवर सत्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है? अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा ताकि ये बहस आगे बढ़े और सच सामने आ सके। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।